नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। मशहूर कहावत है गढ़े मुर्दे उखाड़ना, यानी पुरानी बातों का जिक्र छेड़ना। लेकिन सियासत में कोई बात पुरानी नहीं होती। सुविधा के लिहाज से इसकी चर्चा कभी भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी का गठबंधन क्यों टूटा था, इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आई। लेकिन कल जब अखिलेश यादव ने इसका ठीकरा बीएसपी पर फोड़ा तो मायावती भड़क गई। आज उन्होंने अखिलेश पर सीधा हमला बोल दिया, आत्मसम्मान की बात आगे कर दी और अंत में कहा कि हमारा मिशन सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना है। इसके साथ ही भारत की बात में आज बात होगी अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत की। आखिर इस बेल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा में कौन सा खेल करने वाले हैं, आपको इसका गेम प्लान भी समझाएंगे। साथ ही बिहार की बात होगी, जहां शराबबंदी के मुद्दे पर एनडीए के भीतर ही घमासान छिड़ गया है। लेकिन सबसे पहले बात मायावती की मास्टर चाबी की। आखिर इसका जिक्र कर मायावती ने अखिलेश यादव को कौन सा चैलेंज दे दिया। आखिर वो क्या वजह है कि जो बात 2019 में बीत गई उस पर 2024 में दोनों दलों में संग्राम छिड़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोल दिया है। वजह है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का एक बयान, जिसमें उन्होंने 2019 के आम चुनाव के बाद गठबंधन तोड़ने के लिए मायावती को जिम्मेदार ठहराया था। अब बीएसपी की मुखिया ने इसको लेकर अखिलेश पर पलटवार किया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 और एसपी के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर भी यही कहा कि सपा प्रमुख ने मेरे फोन का भी जवाब देना बंद कर दिया था, जिसको लेकर उनके द्वारा अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित व विश्वसनीय, सोचने वाली बात। मायावती ने ये बात अखिलेश के जिस खुलासे के जवाब में कही, यहाँ उसे सुन लेना भी जरूरी है। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। आपको अखिलेश की सफाई का दूसरा हिस्सा भी सुनाएंगे। उससे पहले जरा मायावती का अखिलेश पर किया गया एक और तंज देख लीजिए। मायावती ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती है और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। सपा के साथ सन 1993 व 2019 में हुए गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, किंतु बहुजन समाज का हित व आत्मसम्मान सर्वोपरि। यानी मायावती बात को बहुजन समाज के हित और आत्मसम्मान पर ले आई। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश ने यह दावा किया था कि बीएसपी ने अपनी बात को छिपाने के लिए ये नहीं बताया था कि आखिर तब हुआ क्या था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती। अब मायावती ने अखिलेश पर जातिवादी और संकीर्ण राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने आखिर में बड़ी बात कही। मायावती ने लिखा, बीएसपी चुनावी स्वार्थ के लिए आपाधापी में गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीतिक शक्ति बनाने का मूवमेंट है, ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। मास्टर चाबी वाले इस बयान को मायावती की तरफ से अखिलेश के लिए एक चुनौती माना जा रहा है और इसके साथ ही ये संकेत भी दिया जा रहा है कि 2027 में मायावती अपने दम पर कोई गठबंधन किए बिना यूपी में चुनाव लड़ सकती हैं। यूपी में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी अब भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। आज अखिलेश यादव ने आगे के एजेंडे की छोटी झलक दिखाई। उन्होंने मंगेश यादव के परिवार को लखनऊ बुलाया, उनसे मुलाकात की, बातचीत के बाद तस्वीर खिंचवाई और इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर जारी कर दावा किया कि पुलिस मंगेश को घर से उठाकर 2 सितंबर की रात ले गई थी और 5 सितंबर को उसका एनकाउंटर दिखाया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इस मामले की गहन जांच और सख्त एक्शन की
मांग की। उन्होंने लिखा कि भाजपा ने शासन प्रशासन का नैतिक आधार खो दिया है। खास बात यह है कि अखिलेश ने मंगेश के माता पिता और बहन के साथ जिस जगह पर तस्वीर खिंचाई उसके ठीक पीछे मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा थी। इसके जरिए समाजवादी पार्टी ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। अखिलेश यादव कल सुबह लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हो सकता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगेश यादव का परिवार भी शामिल हो। बहरहाल बढ़ते आगे, बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शराब घोटाले के मामले में जमानत दे दी। यह केस सीबीआई जांच से जुड़ा है। शाम 6:25 पर जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरा हौसला 100 गुना बढ़ा हुआ है और मैं देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। जेल का दरवाजा खुला और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ से फिर बाहर आ गए। 103 दिन बाद केजरीवाल ने दोबारा खुली हवा में सांस ली। स्वागत के लिए तिहाड़ के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ा। आम आदमी पार्टी के दिग्गज इसमें सबसे आगे थे। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। केजरीवाल को बेल मिलना आम आदमी पार्टी के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं। आपके लिए ये राहत का वो मौका है जिसका उसे महीनों से इंतजार था। पिछली बार केजरीवाल को ईडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी थी। इस बार सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में बेल मिली है। फैसला जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही माना है, लेकिन बेल के लिए सख्त शर्तें लगाई गई हैं। ये वही शर्तें हैं जो ईडी मामले में बेल देते हुए अदालत ने लगाई थी। इसके मुताबिक केजरीवाल को 10 लाख का बॉन्ड भरना होगा। सीएम केजरीवाल सचिवालय और मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, फाइलों पर साइन नहीं कर सकते, इस केस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी भी गवाह से संपर्क नहीं कर सकते, केस से जुड़ी किसी आधिकारिक फाइल को नहीं देख सकते, ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। तीसरी चौथी बार है जब इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। वहीं जेल से बाहर आए केजरीवाल का अगला सियासी मिशन हरियाणा चुनाव का है। यहां की सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पिछले चुनाव में आपने यहां हर सीट पर मुंह की खाई थी, लेकिन इस बार बड़े खेल का दावा है। तो क्या यह खेल कांग्रेस और बीजेपी के बागियों के जरिए होगा? अब केजरीवाल इसका फॉर्मूला तय करेंगे। बेल पर बाहर आने के बाद केजरीवाल की पहली सियासी परीक्षा हरियाणा में होनी है। शरीर का एक-एक कतरा, मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए समर्पित है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नंबर 1 स्टार प्रचारक हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, मूल रूप से हरियाणा से आते हैं। ऐसे में आपको भरोसा है कि केजरीवाल का प्रचार यहाँ करिश्माई नतीजे देगा। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया, इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। मैं जेल से बाहर आया हूँ, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। हरियाणा का उनसे लगाव है, उनका हरियाणा से लगाव है
और एक इमोशनल कनेक्ट है और वहाँ गली मोहल्लों में इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि यार ये तो इन्होंने गलत कर दिया, ये तो हरियाणा वाले इसको अब थोड़ा ईगो पे ले रहे हैं कि हमारे लड़के को तुमने जबरदस्ती झूठे केस में जेल डाला ना, अब हम तुमको बताएंगे, आओ जरा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ये पार्टी का भरोसा ही था कि राहुल गांधी की इच्छा के बावजूद उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर ज्यादा नरम रुख नहीं दिखाया और सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। यहां तक कि बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के बागियों को भी टिकट दे दिया। हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, हमें और उत्साह के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकते। उधर बीजेपी कह रही है कि हरियाणा में केजरीवाल की पार्टी उसके लिए चुनौती नहीं। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव दूसरों के राजनीतिक दलों में किस प्रकार की ऊंच नीच हो रही है उस पर आधारित करती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूत होगी तो बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा? मुझे लगता है बीजेपी का संगठन मजबूत होगा तो बीजेपी को फायदा होगा। बढ़ते आगे और अब बात बिहार की करेंगे। बिहार में शराबबंदी के मुद्दे पर एनडीए के भीतर दरार पैदा हो गई है। जिस शराबबंदी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताते हैं, अब उसी को एनडीए के साझीदार जीतन राम मांझी नकार रहे हैं। वो इसे गरीबों को प्रताड़ित करने वाला कानून बता रहे हैं। शराबबंदी पर नया शोर जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर के बयान के बाद शुरू हुआ है। तीसरी समीक्षा उन्होंने की थी, अगेन समीक्षा करने की जरूरत है। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की ये विनम्र सलाह है। सलाह शराबबंदी की नीति की चौथी बार समीक्षा करने की है और दलील है कि शराबबंदी के बीच अवैध शराब धड़ल्ले से बिकने की वजह से लाखों गरीब जेल में हैं और सफेदपोश शराब पीकर घर में आराम कर रहे हैं। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें और देखें कि इसमें गरीब लोग कितने प्रताड़ित हैं। तीसरी समीक्षा उन्होंने की थी, अगेन समीक्षा करने की जरूरत है। इस मुद्दे ने सियासी तौर पर प्रशांत किशोर के उस बयान के बाद तूल पकड़ा जिसमें उन्होंने बिहार में अपनी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले शराबबंदी के कानून को खत्म करने का ऐलान किया था। जैसे ही आएंगे 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को हटा देंगे। इससे बाद फर्जी कोई कानून इस राज्य में लागू नहीं हुआ। हर साल गरीब बिहार का 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। हद तो ये है कि सिर्फ मांझी ही नहीं, अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्य के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा भी खुलकर कबूल कर रहे हैं कि शराबबंदी के दौरान भी शराब की होम डिलीवरी धड़ल्ले से हो रही है। उसी लालच में हम SC/ST समाज के लोग गांव-गांव में होम डिलीवरी करते हैं। उसी के तहत में जो भी पकड़ा जाते हैं डिलीवरी करने वाले, वह जेल की सलाखे में जाते हैं। जो मेन तस्कर है वह बच जाते हैं। यूपी में 2 बार के बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के बगावती सुर ने सियासी माहौल गरमा दिया है। राजपूत ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महोबा की चरखारी सीट से विधायक ब्रजभूषण राजपूत का आरोप है कि फर्रुखाबाद में 80 दिन पहले लोधी समाज के 2 सगे भाइयों की हत्या हुई, लेकिन पुलिस आरोपियों को बचाने में जुटी है। राजपूत का दावा है कि वो तमाम शिखर पर सत्ता के बैठे हुए लोगों से बात कर चुके, गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इसके अब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा। मेरी सरकार है, ये मेरे लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं। फर्रुखाबाद में हत्या, अमेठी में हत्या, मेरी चरखारी विधानसभा में हत्या। विधायक की कौन नहीं सुन रहा है? पुलिस, प्रशासन, अधिकारियों की वजह से कार्यकर्ता भी त्रस्त है, आम जनता भी त्रस्त है। पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी हमारी है, पार्टी हमारी माँ है, पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, मगर जो अधिकारी गरीबों का शोषण करेगी, गरीबों को न्याय नहीं देगी, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ उतरेंगे।
देश में मॉनसून की स्टेटस रिपोर्ट यह है कि सामान्य का आंकड़ा पार हो चुका है। 2024 में 849 mm बारिश हो चुकी है और अभी तो आधा सितंबर बाकी है। सितंबर में बादल जिस तरीके से बरस रहे हैं उसे देखकर लगता है कि आसमानी आफत अभी कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। दिल्ली में बारिश ने ऐसा गदर मचाया है कि शहर के कई इलाकों में सड़क पर 3 से 4 फीट पानी जमा है, गाड़ियां डूबी हुई हैं। राजस्थान में बारिश ने पिछले 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर यूपी की बात करें तो सिर्फ 2 दिनों में वहां 375% ज्यादा बारिश हुई है। कन्नौज से लेकर आगरा और लखीमपुर खीरी से लेकर फिरोजाबाद और लखनऊ तक से हादसों की खबर लगातार आ रही है। सबसे ज्यादा खराब हालात उत्तराखंड के हैं, जहां आगे भी बड़े हिस्से के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। माधोपुर पुलिया राजमार्ग टूट चुकी है। पुलिया अरे आदमी भी आ गया, आदमी हम कुछ भेजा थे। अरे 3 जना भेजा, 3 जना। आसमानी प्रहार की ये वो डरावनी तस्वीर है जो राजस्थान के सवाई माधोपुर से सामने आई। माधोपुर पुलिया राजमार्ग टूट चुकी है। अरे आदमी भी आ गया, आदमी। ये स्कूल बस एक पुलिया से होते हुए गुजर रही थी। इस बस में लोग सवार थे और अचानक पुलिया पहले धंसती है और फिर टूट जाती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं इस बस के ठीक पीछे एक और बस खड़ी दिखाई दे रही है। पानी का बहाव देखिए, मानो सैलाब बह रहा हो। अरे आदमी भी आ गया, आदमी हम कुछ भेजा थे। अरे 3 जना भेजा, 3 जना। जो बस पिछले कुछ वक्त से किसी तरह अटकी हुई थी, वो प्लास्टिक के खिलौने की तरह बाढ़ में समा जाती है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 4 युवक बह गए, जिसमें से एक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। सवाई माधोपुर में 24 घंटे से हो रही बारिश ने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और डीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। राजस्थान में मॉनसून के महीने में बारिश ने पिछले 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत ही नुकसान होने की मुझे अंदेशा लग रहा है, क्योंकि अंदर कंप्यूटर थे, अंदर सरकारी कागजात थे, दस्तावेज थे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि जब बादल बेरहम होकर बरसते हैं तो क्या होता है। तस्वीरें नैनीताल जिले के ओखल कांडा में एक सरकारी दफ्तर से आई हैं, जिसे चीरते हुए पानी बाहर निकल रहा है। भारी बारिश के बाद पहले चट्टान टूटकर गिरी और मलबा बिल्डिंग को भेदते हुए नीचे तक आया। मलबा आ चुका है, पूरी बिल्डिंग पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है। और फिर पूरी इमारत के भीतर पानी भर गया। ये पूरा अंदर से खिड़कियों से पानी आ रहा है। यहाँ पर फोटोस्टेट मशीनें थी, कंप्यूटर था। सरकारी दफ्तर के भीतर से पूरी स्पीड के साथ पानी बह रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे कि अब करें तो क्या करें। नैनीताल जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और हालात को देखते हुए नैनीताल में 13 सितंबर यानी शुक्रवार को 12वीं तक के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया था। सिर्फ 25 सेकंड के भीतर एक खड़ी इमारत ध्वस्त हो गई। तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत की है, जहां भारी बारिश ने भयानक
तबाही मचा दी है। देखिए घर के चारों तरफ कैसे पानी आफत बनकर घुस रहा है। बड़ी बड़ी इमारतों का निचला हिस्सा पानी में समा चुका है। 48 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ अपनी जड़ें छोड़ रहे हैं और मलबा रास्ते पे आकर जमा हो गया है। पीछे आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। पहाड़ पर मलबा आने की वजह से टनकपुर चंपावत की ऑल वेदर रोड कई जगहों पर बंद हो गई है। चंपावत में नेशनल हाईवे समेत 14 सड़कें बंद हो चुकी हैं। चंपावत में भी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी हुए। जगह जगह क्रेन मलबा हटा रही है, लेकिन रास्ते नहीं खोले जा सके। चंपावत से आई अगली तस्वीर देखिए, जहां पूरा का पूरा मंदिर बाढ़ के पानी में समा चुका है। दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है और अचानक अपना रास्ता बदल देती है। दरअसल रास्ते में बिजली का एक पोल गिरा हुआ है और उसका तार सड़क तक आ चुका है। अगर वक्त पर ब्रेक नहीं लगता तो बड़ा हादसा हो सकता था। चंपावत के हालात बता रही इस तस्वीर को देखकर आपको पहली नजर में ये समझ नहीं आएगा कि ये किसी रास्ते का दृश्य है। तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई हैं, जहां नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी में भारी तूफान को देखते हुए पुल को भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। कुछ रास्ते एहतियात के तौर पर बंद किए गए हैं, जबकि कुछ रास्तों पर बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। रास्तों पर नाले का पानी आ चुका है और दोनों किनारों पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। उत्तराखंड के 3 जिले नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ पर आसमानी प्रहार की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब बारी मैदान की है। दिल्ली एनसीआर में भारी जाम लगा हुआ है तो मध्य प्रदेश में रास्तों पर पानी का कब्जा हो चुका है और मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस साल भी ऐसा लगता है कि उत्तर भारत में अक्टूबर के पहले हफ्ते तक बारिश होती रहेगी। 1, 2, 3 और 4 चंद सेकंड के भीतर 2 मंजिला मकान धड़ाम। एक बार फिर देखिए आसमानी आफत का डराने वाला ये वीडियो। जर्जर हो चुके इस मकान के गिरते ही वहां धूल का गुबार छा गया। ताश के पत्तों की तरह ढहते मकान की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के दतिया से आई है। बस गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये मकान भरभरा कर गिरा तब तक लोग घर के बाहर निकल चुके थे। एमपी के दतिया में जोरदार बारिश लोगों के आशियाने और जान छीन रही है। भारी बारिश के बाद अचानक इस मकान की छत गिर पड़ी, जिसके बाद अंदर मौजूद एक आदमी मलबे में दब गया। घटना की सूचना मिलते ही फौरन उस आदमी को बाहर निकालने की कोशिशें शुरू हुई। अच्छा टूट जाएगा, वो आराम से। अरे वो आराम से। सिर्फ 11 सेकंड की ये तस्वीर
बाढ़ की विभीषिका के मायने समझाने के लिए काफी है। 2 किसान अचानक आए सैलाब के बीच फंस चुके हैं और पेड़ की टहनियों का सहारा लेकर जान की गुहार लगा रहे हैं। अच्छा टूट जाएगा, वो आराम से। अरे आराम से। पानी का स्तर देखिए, सिर्फ पेड़ का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, जबकि पूरा का पूरा तना डूब चुका है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी की हैं, जहां 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचा दिया है। अच्छा टूट जाएगा, वो आराम से। अरे आराम से। एक नया डिप्रेशन बन रहा है, यानी लो प्रेशर एरिया है अभी जो दक्षिणी बांग्लादेश में है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और 2 दिनों के अंदर डिप्रेशन बन जाएगा, वो भी मध्य भारत तक पहुंचेगा। उसके प्रभाव से पूर्वी और मध्य भारत में अच्छी बारिश होगी। पानी से लबालब ये यूपी के कन्नौज का पुलिस स्टेशन है, जहां न सिर्फ पानी का कब्जा हो चुका है, बल्कि तेज हवाओं ने मजबूत पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका है। बर्बाद फसलें, उखड़े पेड़, बिजली के खंभे, मकान की ढही हुई दीवारें, ये सब तबाही के वो निशान हैं जो बारिश अपने साथ लेकर आई है। ये वो कन्नौज है जहां से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सांसद हैं, लेकिन फिलहाल कन्नौज में भारी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। बिजली के ट्रांसफार्मर गिर गए, जबकि कई हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिसके बाद किसान बेहद परेशान हैं। गांव वाले कुदरती प्रहार से कांप उठे हैं और प्रशासन जल्द राहत पहुंचाने की बात कर रहा है। के सभी कार्मिक अपने अपने क्षेत्र में गए हैं और पूरी सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। नियमानुसार यथाशीघ्र इन सभी लोगों को जो भी है राहत के अनुमन्य राहत है ये प्रदान। उत्तर प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है और उसकी गवाही बनकर अगली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आई इस तस्वीर में एक बस किसी तरह पानी में लुढ़कने से बची हुई है। रास्ते पर करीब 1 फीट तक पानी आ चुका है। गौर कीजिएगा, इस फंसी हुई रोडवेज की बस में यात्री सवार नजर आ रहे हैं। गनीमत ये रही कि बस पानी में गिरने से बाल बाल बच गई और वक्त रहते 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। यूपी के लखीमपुर खीरी की ही अगली तस्वीर देखिए, जहां बाढ़ के बहाव में भारी भरकम टैंकर बहकर पलट गया है। इन रास्तों से पुलिस प्रशासन ने वाहनों का निकलना बंद कर दिया है, बावजूद इसके लोग मान नहीं रहे। 10वीं तस्वीर, बादलों की बगावत के बिगड़े हालात की गवाही देने वाली 10वीं तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।